नमस्कार। आज हम समय में एक कह सकते हैं कि बहुत लंबी छलांग लगाने वाले हैं। बिल्कुल। लगभग 4,500 साल पीछे भारत की पहली शहरी सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की दुनिया में। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां शहर आज के शहरों की तरह ग्रिड पर बसे थे और जहां हर एक घर में अपनी नालियों की व्यवस्था थी। ये उस जमाने में सोचना भी मुश्किल है। आज की हमारी पड़ताल का आधार है सिंधु घाटी सभ्यता के गूंज नाम का एक स्रोत। और हमारा मिशन ये समझना है कि आखिर क्या बात इस सभ्यता को अपने समय से इतना आगे बनाती थी और फिर इसका अंत कैसे हो गया। ये वाकई एक असाधारण सभ्यता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी योजना और संगठन का पैमाना है। हम यहाँ किसी एक शहर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सैकड़ों किलोमीटर में फैले एक पूरे नेटवर्क की बात कर रहे हैं जिसमें एक रूपता थी। अच्छा। इन शहरों को देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने पहले पूरा नक्शा बनाया और फिर शहर को बसाया हो। चलिए इसकी परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता तो कहते ही हैं, पर इसे हड़प्पा सभ्यता भी क्यों कहा जाता है? देखिए, इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण है। पुरातत्व में एक परंपरा है कि किसी नई सभ्यता का नाम उस जगह पर रखा जाता है जहां उसके पहले अवशेष मिलते हैं। ओके। तो 1921 में जब इस सभ्यता की खोज शुरू हुई तो जो पहला शहर मिला वो आज के पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा ही था। अच्छा, इसलिए हड़प्पा सभ्यता। हाँ, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यह सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच अपने चरम पर थी। और इसका विस्तार कितना था? जब हम सभ्यता कहते हैं तो क्या हम कुछ शहरों की बात कर रहे हैं या एक पूरे साम्राज्य की? ये एक बहुत ही बड़े इलाके में फैली हुई थी। मिस्र या मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से भी बड़ा क्षेत्र था इसका। सच में? हाँ, इसका विस्तार आज के पाकिस्तान से लेकर भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के हिस्सों तक था। मोहनजोदाड़ो, धोलाविया और लोथल ये इसके कुछ प्रमुख शहर थे। तो फिर यहीं पर मेरा एक सवाल आता है। इतने बड़े इलाके में फैले शहरों में एक जैसी नगर योजना, एक जैसे बाट, एक जैसी ईंटें, ये कैसे संभव था? क्या कोई एक केंद्रीय सत्ता थी, जैसे कोई राजा या सम्राट? ये इस सभ्यता के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हमें महलों या भव्य राजाओं की कब्रों जैसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जो किसी एक शक्तिशाली शासक की ओर इशारा करें। फिर भी ये जो मानकीकरण है ये एक अविश्वसनीय स्तर का था। यह दिखाता है कि उनका समाज कितना संगठित था। हो सकता है शासन का कोई और मॉडल रहा हो, शायद व्यापारियों की परिषदें या पुरोहितों का समूह शहरों को चलाता हो। चलिए इन शहरों की बनावट पर आते हैं। स्रोत में ग्रिड प्रणाली का जिक्र है, जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये सुनने में बहुत आधुनिक लगता है ना? बिल्कुल, ये किसी अचानक बसे हुए शहर का नहीं, बल्कि एक बेहद सुनियोजित समाज का स्पष्ट संकेत है। मुख्य सड़कें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी। अच्छा। शहर भी साफ तौर पे दो भागों में बटे थे। एक ऊंचा दुर्ग क्षेत्र जिसे सिटाडेल भी कहते हैं। सिटाडेल। शायद वो कोई प्रशासनिक या धार्मिक केंद्र था। और दूसरा था निचला नगर, जहां आम लोग रहते थे, लेकिन वो हिस्सा भी पूरी योजना से बसा था। ठीक है, पर जल निकासी व्यवस्था के बारे में जो कहा जाता है कि वो दुनिया में सबसे अच्छी थी, क्या ये हर घर में थी या सिर्फ दुर्ग क्षेत्र और अमीर लोगों के घरों तक ही सीमित थी? यही तो सिंधु घाटी सभ्यता को असाधारण बनाता है। ये व्यवस्था हर घर में थी, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। हर एक घर में? हाँ, हर घर से गंदा पानी ढकी हुई नालियों के जरिए मुख्य नाली में जाता था और फिर शहर से बाहर घरों में अपने स्नानागार और शौचालय तक होते थे। कमाल है। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई के प्रति एक सामाजिक प्रतिबद्धता को दिखाता है। मतलब सफाई और स्वास्थ्य को लेकर वो बहुत जागरूक थे। इतना व्यवस्थित शहर, इसे चलाने के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था की जरूरत पड़ी होगी। ये शहर चलते कैसे थे? अर्थव्यवस्था का आधार तो देखिए मुख्य रूप से कृषि ही था। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे की जमीन बहुत उपजाऊ थी, तो वो गेहूं, जौ, सरसों ये सब उगाते थे। लेकिन यहाँ एक क्रांतिकारी चीज हुई। वो क्या?
कपास। कपास? हाँ, दुनिया में कपास का उपयोग और उसकी खेती सबसे पहले यहीं शुरू हुई। यहीं से दुनिया ने सूती कपड़े बनाना सीखा। एक मिनट, मतलब दुनिया को सूती कपड़े इन्होंने दिए? ये तो एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, यूनानी तो इसे सिंडोन कहते थे, जो सिंध शब्द से ही निकला है। तो क्या वे सिर्फ खेती करते थे या व्यापार भी? लोथल में मिले डॉकयार्ड का जिक्र आता है। हाँ, उनका व्यापारिक नेटवर्क सिर्फ अंदरूनी नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भी था। वे समुद्र के रास्ते मेसोपोटामिया यानी आज का इराक और ओमान तक व्यापार करते थे। अच्छा। लोथल, जो गुजरात में है, वहाँ एक बहुत बड़ा गोदी या डॉकयार्ड मिला है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि वे समुद्री व्यापार में माहिर थे। लेकिन व्यापार होता कैसे था? स्रोत कहता है कि वो सिक्कों का इस्तेमाल नहीं करते थे। तो बिना करेंसी के इतना बड़ा व्यापार कैसे चलता था? वो वस्तु विनिमय प्रणाली का इस्तेमाल करते थे, लेकिन एक बहुत ही संगठित तरीके से। व्यापार के लिए मानकीकृत बांट, हाँ, जो चर्ट नाम के पत्थर से बने होते थे और तराजू का इस्तेमाल करते थे। और सबसे खास चीज थी उनकी मोहरें, सील्स। हाँ, वो मोहरें मैंने देखी हैं। उन पर जानवरों के चित्र बने होते हैं। बिल्कुल, ये सेल खड़ी पत्थर से बनी छोटी छोटी मोहरें होती थीं, जिन पर जानवरों के चित्र और कुछ लिखावट होती थी। तो जब आप कहती हैं कि वे मोहरों का इस्तेमाल करते थे, तो क्या ये आज के ब्रांड लोगो या किसी कंपनी की स्टैम्प जैसा कुछ था? ये एक बहुत अच्छी तुलना है। शायद ऐसा ही था। जब वे कोई सामान भेज देते थे तो उसे गीली मिट्टी से सील करके उस पर अपनी मोहर लगा देते थे। अच्छा, ताकि पता रहे कि ये किसका सामान है। हाँ, और ये भी कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। सोचिए, ये दिखाता है कि समाज में आपसी विश्वास का स्तर बहुत ऊंचा था और शायद कोई केंद्रीय शक्ति थी जो इन सब की गारंटी देती थी। इतना अविश्वसनीय संगठन, लेकिन क्या उनका जीवन सिर्फ इतना ही व्यवहारिक था? कला और सुंदरता के लिए भी कोई जगह थी? मुझे वो मोहनजोदड़ो से मिली नर्तकी की कांस्य मूर्ति याद आ रही है। वो मूर्ति तो धातु कला में उनकी महारत का एक बेहतरीन उदाहरण है। उसे लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाया गया है। लॉस्ट वैक्स? हाँ, इसमें पहले मोम का मॉडल बनाकर उस पर मिट्टी का लेप लगाया जाता है, फिर उसे गर्म करके मोम को पिघलाकर निकाल दिया जाता है और उस खाली जगह में पिघली हुई धातु भर दी जाती है। ये तकनीक आज भी इस्तेमाल होती है? मतलब हजारों साल पुरानी तकनीक आज भी जिंदा है। बिल्कुल। और सिर्फ वही नहीं, पुरोहित राजा की मूर्ति, तरह तरह के मनकों से बने आभूषण, मिट्टी के बर्तन जिन पर सुंदर चित्रकारी है, और बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौने, हाँ, पहियों वाली गाली और वो सीटी बजाती चिड़िया। सही, ये सब चीजें हमें उनके रोजमर्रा के जीवन की एक झलक देती हैं। उनका जीवन सिर्फ काम तक सीमित नहीं था। और उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में क्या? हमें मिस्र में पिरामिड मिलते हैं, मेसोपोटामिया में विशाल मंदिर। क्या सिंधु घाटी में भी ऐसा कुछ था? ये एक और दिलचस्प अंतर है। हमें मंदिरों के कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। मंदिर नहीं थे? ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन मिली हुई चीजों से अंदाजा लगता है कि वे प्रकृति की पूजा करते थे। बहुत सारी मिट्टी की स्त्री मूर्तियां मिली हैं जिन्हें मातृ देवी या उर्वरता की देवी माना जाता है। इसके अलावा वो पीपल जैसे पेड़ों और एक सींग वाले जानवर की भी पूजा करते थे। और पशुपति की मुहर? हाँ, एक मुहर पर एक योगी की मुद्रा में बैठे देवता का चित्र है जिनके चारों ओर जानवर हैं। इसे पशुपति यानी पशुओं के स्वामी की मुहर कहा जाता है और कई इतिहासकार इसे भगवान शिव का आदि रूप मानते हैं। अच्छा, करते हैं। तो मतलब हम उनके बारे में इतना कुछ जानते हैं, उनके शहर, उनका व्यापार, उनके खिलौने, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वे खुद को क्या कहते थे। उनकी अपनी आवाज खो गई है और इसका कारण है उनकी लिपि। बिल्कुल, ये इस सभ्यता की सबसे बड़ी और शायद सबसे दुखद पहेली है। हमारे पास उनकी हजारों मुहरें, मिट्टी के बर्तन और तांबे की पट्टियां हैं जिन पर ये लिपि अंकित है, लेकिन आज तक हम ये जान नहीं पाए कि उन्होंने क्या लिखा है। क्या लिखा है? हाँ, ये लिपि चित्रात्मक है जिसमें मछली, पक्षी और इंसानी आकृतियों जैसे चिन्ह हैं। हम ये भी जानते हैं कि ये ज्यादातर दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो अगर कल हम किसी तरह इस लिपि को पढ़ पाएं तो हमें क्या पता चल सकता है? सब कुछ। हमें उनके राजाओं के नाम पता चल सकते हैं, उनके देवताओं की कहानियां मिल सकती हैं, उनके व्यापार का हिसाब किताब मिल सकता है, शायद उनकी कविताएं या कानून भी। मतलब उनका पूरा संसार खुल जाएगा हमारे सामने। के बाद इसका पतन क्यों शुरू हो गया? इस पर इतिहासकारों में कोई एक राय नहीं है।
ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी एक कारण से नहीं बल्कि कई कारणों के मिले जुले असर से धीरे धीरे इस सभ्यता का पतन हो गया। तो क्या है वो संभावित कारण? एक बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन को माना जाता है। शायद मॉनसून का मिजाज बदल गया हो, बारिश कम हो गई हो, जिससे खेती मुश्किल हो गई हो। दूसरा बड़ा कारण नदियों का अपना रास्ता बदलना हो सकता है। अगर सिंधु नदी में विनाशकारी बाढ़ आने लगी हों या घग्गर हकरा नदी, जिसे कई लोग प्राचीन सरस्वती नदी मानते हैं, वो सूख गई हो तो पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई होगी। आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत भी तो दिया जाता है। हाँ, ये एक पुराना और अब काफी विवादास्पद सिद्धांत है। पहले माना जाता था कि बाहर से आए आर्यों के हमलों ने इस सभ्यता को खत्म कर दिया, लेकिन अब ज्यादातर पुरातत्वविद मानते हैं कि इसके बहुत ठोस प्रमाण नहीं है। तो फिर हुआ क्या? ऐसा लगता है कि पतन पहले ही शुरू हो चुका था। लोग धीरे धीरे इन बड़े शहरों को छोड़कर पूर्व और दक्षिण में छोटे गांवों और बस्तियों की ओर चले गए। शहरी जीवन का अंत हो गया, लेकिन सभ्यता के कई तत्व बाद की संस्कृतियों में जीवित रहे। तो कुल मिलाकर सिंधु घाटी सभ्यता अपनी उन्नत नगर योजना, विकसित अर्थव्यवस्था और अद्भुत कला के साथ वास्तव में एक चमत्कार थी। ये न सिर्फ भारतीय इतिहास की बल्कि विश्व इतिहास की एक अमूल्य धरोहर है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है ना? क्या? कि अगर हम कभी भविष्य में किसी नई तकनीक की मदद से सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ने में सफल हो जाते हैं, तो उनकी कहानियां, उनके कानून और उनका ज्ञान हमारे अपने इतिहास की समझ को कैसे और कितना बदल देंगे। वे अपने शानदार शहरों के पतन के बारे में हमें क्या बताएंगे, जो हजारों सालों से मौन है। शायद असली कहानी तो अभी सामने आनी बाकी है।